डिवाइस का नाम है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या होता है? तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो कि चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए यूज किया जाता है। एक्सेलरेट करने का मतलब होता है स्पीड बढ़ाना। तो जो साइक्लोट्रॉन है उसका यूज क्या होगा? तो यूज हम लिख देते हैं टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स। किसके लिए यूज करते हैं? तो साइक्लोट्रॉन को यूज किया जाता है चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए, उनकी स्पीड बढ़ाने के लिए। ठीक है, समझ में आया नहीं? तो ये जो साइक्लोट्रॉन है ये दिखने में कैसा होगा? तो इसमें मेटल के बने हुए दो होलो कंटेनर होते हैं। मेटल के बने हुए दो होलो कंटेनर होंगे जो कि डी की शेप में होंगे। जो इंग्लिश का लेटर डी होता है ना, उसकी शेप के होते हैं। देखो ड्रॉ करके देखते हैं। ये जो साइक्लोट्रॉन है इसके अंदर क्या होगा? मेटल के बने हुए दो होलो कंटेनर्स होंगे जिनको हम डी बोलते हैं। इनका नाम भी डीज होता है क्योंकि ये देखो इंग्लिश के लेटर डी की शेप में है। किसकी शेप में है ये? इंग्लिश के लेटर डी की शेप में है, इसलिए इनको क्या बोल दिया? डीज। इनको बोलते हैं मेटल डीज। मेटल के बने हुए दो होलो कंटेनर है, क्या बोलते हैं इनको? डीज। इनका नाम डीज है। ठीक है, ये लो। तो ये हो गए डीज, मेटल के होलो कंटेनर। इनका नाम लिख देते हैं, इनको हम बोलते हैं डीज। ठीक है, यहाँ पे उस चार्ज पार्टिकल का सोर्स होता है जिसको हमको एक्सेलरेट करना होता है ना। और यहाँ पे एक होल होता है जहां से हम चार्ज पार्टिकल को इस डिवाइस से बाहर निकालते हैं। मतलब भाई इसको एक्सेलरेट कर लिया, मान लो स्पीड बढ़ा ली इस डिवाइस के अंदर चार्ज पार्टिकल की, तो उसको कहीं से बाहर भी तो निकालेंगे, यूज करेंगे उसको। यहाँ पे टारगेट रहेगा जहाँ पे उसको यूज करना है, सपोज करो। ठीक है, तो यहाँ पे एक होल है जिससे चार्ज पार्टिकल को बाहर निकालेंगे। ये क्या हो गया? यहाँ पे उस चार्ज पार्टिकल का सोर्स रहेगा। अच्छा, ये जो मेटल के जो डीज हैं इनके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ होता है। मतलब इनको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है इन डीज के प्लेन के परपेंडिकुलर। यहाँ पे सपोज करो इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आप देख सकते हो कि ये इन डीज के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन में है? डीज का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है। ऐसे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा। आउटवर्ड भी ले सकते हो, इनवर्ड भी ले सकते हो, वो डिपेंड करेगा कि किस साइड से चार्ज पार्टिकल को बाहर निकालना है। अगर इधर से निकालना है तो इनवर्ड लेना पड़ेगा, अगर नीचे से इधर से निकलेगा कहीं से तो ये चार्ज पार्टिकल इसके अंदर क्या होगा? ऐसे सर्कुलेट होगा, तो उसके निकलने की जो डायरेक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग हमको मैग्नेटिक फील्ड सेट करना होता है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर होगा? इन डीज के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये जो मेटल की डीज हैं इनको एक एसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया जाता है जिसको हम ऑसिलेटर भी बोलते हैं। एक एसी वोल्टेज सोर्स से इन डीज को हम कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करेंगे? एसी वोल्टेज सोर्स से। और एसी वोल्टेज की पोलैरिटी आपको पता है भी बार बार चेंज होती रहती है। देखो एसी वोल्टेज इस टाइप का होता है तो उसकी पोलैरिटी प्लस माइनस बार बार क्या होता है? चेंज होता है। कभी तो पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, कभी नेगेटिव आएगा, कभी पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव आएगा, और एक फिक्स टाइम बाद में ये पोलैरिटी चेंज होगी। इस फिक्स टाइम को हम ये जो कंप्लीट साइकिल पूरा करने में जो टाइम लगता है एसी वोल्टेज को, इसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो T/2 टाइम पीरियड के अंदर क्या होगा? पोलैरिटी चेंज होगी। मतलब एक कंप्लीट साइकिल तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, तो कंप्लीट साइकिल में टाइम कितना लगा? T। तो हाफ साइकिल में कितना टाइम लगेगा? T/2। तो हर T/2 टाइम बाद में प्लस माइनस ये चेंज होगा। मतलब कभी इधर प्लस होगा, कभी माइनस होगा, इधर प्लस है ये माइनस है, फिर T/2 टाइम बाद में ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा, ये अल्टरनेटली चेंज होते रहेंगे। एसी वोल्टेज में क्या होता है? कभी पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, कभी नेगेटिव, तो उससे ये पोलैरिटी बार बार चेंज होगी। और पोलैरिटी अगर बार बार चेंज हो रही है, प्लस माइनस चेंज हो रहा है, तो ये डीज मेटल की बनी होती हैं, ये इसी के हिसाब से चार्ज होंगी। जैसे कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं वो चार्ज होती हैं, उसी तरीके से ये डीज भी चार्ज होंगी। कैसे चार्ज होंगी? जैसे ये मान लो ये वाली डी पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और ये नेगेटिव से कनेक्टेड है तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इस तरीके से ये बार बार चार्ज और डिस्चार्ज होती रहेंगी। मतलब ये जैसे अभी ये प्लस है, ये माइनस है, फिर ये उल्टा हो गया तो ये डिस्चार्ज होकर उल्टा चार्ज हो जाएगी, फिर वापस वैसे, मतलब ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो अभी तो इसकी वर्किंग में समझेंगे कि कौन सा प्लस कौन सा माइनस होगा। तो ये एक ऑसिलेटर लगा रखा है। ऑसिलेटर एक्चुअल में एक एसी वोल्टेज सोर्स ही होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी हम सेट कर सकते हैं। आप जिस फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे एसी वोल्टेज सोर्स लगाना चाहते हो लगा सकते हो। तो ऑसिलेटर एक डिवाइस होता है जिससे आप जिस फ्रीक्वेंसी की एसी वोल्टेज अप्लाई करना चाहते हो वो लगा सकते हो। जैसे घर पे जो एसी वोल्टेज आता है उसका वोल्टेज क्या होता है? फिक्स होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी फिक्स होती है।
50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की एसी सप्लाई आती है घर पे, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी को आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यूज, है ना। तो ये ऑसिलेटर है जो कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की एसी वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करेगा, मतलब ठीक है। अब जिस चार्ज पार्टिकल को हमको एक्सेलरेट करना है, जैसे सपोज करो प्रोटॉन्स को आपको एक्सेलरेट करना है, तो प्रोटॉन्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमने क्या कर रखा है, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है और उस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से इन डीज के अंदर थ्रो किया जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकला किसी v1 स्पीड से। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पार्टिकल है, ये जो प्रोटॉन है, इसकी स्पीड बढ़े, है ना। और स्पीड बढ़ाने का काम कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कर सकता है। मैग्नेटिक फोर्स तो स्पीड बढ़ाता नहीं है, लेकिन मेरा टारगेट क्या है कि स्पीड बढ़ाएं अपन, है ना। तो स्पीड बढ़ाने वाला काम करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्योंकि जब भी चार्ज पार्टिकल पे जिस डायरेक्शन में वो जा रहा होता है, अगर उसी डायरेक्शन में उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाए तो वो उसकी स्पीड बढ़ा देता है, और अगर उल्टा लग जाए तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स तो हमेशा चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। तो मैग्नेटिक फोर्स तो स्पीड चेंज करेगा नहीं। तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों यूज कर रहे हैं, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम यूज कर रहे हैं, ये चार्ज पार्टिकल को इन डीज के अंदर घुमाने का काम करेगा। क्योंकि आप देख रहे हो कि जो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर अगर वेलोसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड के, तो चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होता है, सर्कुलर। हम ये चाहते हैं कि चार्ज पार्टिकल इसके अंदर सर्कुलेट हो, इसके अंदर घूमे, ठीक है। ये घुमाना क्यों है वो आपको समझ में आएगा अभी थोड़ा सा। ये सर्कुलेट होगा इसके अंदर, घुमाने का काम कौन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। स्पीड बढ़ाने का काम कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगा इसके अंदर, तो देखो जैसे ये चार्ज पार्टिकल इस डी के अंदर इंटर करेगा, ध्यान से देखो, जैसे ये चार्ज पार्टिकल इस डी के अंदर इंटर करता है तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, तो V इधर है और B इनवर्ड है, तो V क्रॉस B की डायरेक्शन ऊपर आएगी। इसका मतलब जो फोर्स लगेगा वो ऊपर लगेगा, तो ये ऊपर की तरफ मुड़ के ऐसे एक हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा, ऐसे घूम के वापस आ जाएगा। यहाँ पे सर्कुलर मोशन करना ना इसको, तो ये ऐसे घूम के और यहाँ पे पहुंच गया। अब ये जैसे ही इस डी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होगा, अभी तक इसकी स्पीड v1 ही है, स्पीड नहीं चेंज हुई है। जैसे ही ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, यहाँ पे जो ऑसिलेटर लगा है इसकी पोलैरिटी इस तरीके से रहेगी कि ये वाली डी जो है ना, ये प्लस से कनेक्ट हो जाएगी और ये माइनस से। मतलब ये प्लस रहेगा ऑसिलेटर का ये टर्मिनल, और ये क्या रहेगा, माइनस। तो ये प्लस से कनेक्ट होगा तो ये वाली डी क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज हो गई, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये वाली जो डी है ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इधर से इधर। ये जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये क्या चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो ये वाली डी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये चार्ज पार्टिकल कौन है, प्रोटॉन, कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे ये उसके अंदर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है। तो जब ये इस वाली डी के अंदर इंटर करेगा, यहाँ से ये आया, इस गैप के अंदर आया, गैप के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पर फोर्स लगाया, फोर्स लगते ही इसकी स्पीड क्या हो गई, पहले से इंक्रीज हो गई। अब ये v2 स्पीड आ गई इसकी। अब आपको पता है कि जैसे स्पीड बढ़ती है सर्कुलर पाथ की रेडियस बढ़ जाती है, क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू mv अपॉन क्यूबी। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है उसका पाथ सर्कुलर होता है, और उसकी रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू mv अपॉन क्यूबी। और इसका टाइम पीरियड कितना होगा, t इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन क्यूबी। ठीक है, तो रेडियस इंक्रीज हो जाएगी, रेडियस इंक्रीज होगी तो ये अब बड़ी रेडियस के पाथ के ऊपर घूम रहा होगा, ऐसे बड़ी रेडियस के पाथ के ऊपर घूमेगा और यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, यहां से यहां तक पहुंचने में देखो एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में कितना टाइम लगता है, टी, जिसको टाइम पीरियड टी बोलते हैं अपन। ठीक है, और उसका रेडियस या वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। आपको पता है कि जो टाइम पीरियड है वो रेडियस या वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा नहीं। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है, अगर इसकी रेडियस बढ़ गई वेलोसिटी बढ़ने की वजह से, तो क्या इसका टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, नहीं, टाइम पीरियड वही रहेगा टी। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचा, इसको t/2 टाइम लगा, हाफ साइकिल लगभग कंप्लीट किया इसने, तो t/2 टाइम लगा। और t/2 टाइम पूरा होते ही ये पोलैरिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिवर्स। ये आपको पता है कि t/2 टाइम बाद में क्या होती है, ये पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। हमने जो टाइम पीरियड है चार्ज पार्टिकल का, जो टाइम पीरियड होता है, इस ऑसिलेटर का टाइम पीरियड भी उसी के अकॉर्डिंग सेट कर रखा है। मतलब यहाँ पे जो ऑसिलेटर लगा है ना, उसका टाइम पीरियड कितना है,
इस चार्ज पार्टिकल के टाइम पीरियड के बराबर है। जैसे आपने ये पहले ही कैलकुलेट कर लिया कि एक प्रोटॉन को एक्सेलरेट करना है, तो प्रोटॉन के लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया ये 2πm/qb वाले फॉर्मूले से, उसी टाइम पीरियड को यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो मतलब चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड और ये जो ऑसिलेटर है इसका टाइम पीरियड क्या कर रहा है, मैच कर रहा है बराबर एकदम। तो जैसे ये t/2 टाइम पूरा हुआ, चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, है ना, चार्ज पार्टिकल जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा t/2 टाइम कंप्लीट होते ही क्या होगा, पोलैरिटी रिवर्स, मतलब ये वाले डी हो जाएगी नेगेटिव अब, और ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गई, तो अब ये वाली डी पॉजिटिव रहेगी और ये वाली डी नेगेटिव रहेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो इससे रिवर्स डायरेक्शन में सेट होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अब इधर होगी। ये देखो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगा, ये पहले वाला हट जाएगा। अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर लग गया, अब क्योंकि डी क्या हो गई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सेटअप हो गया, ये वाला हट चुका है, अब ये वाला पहले वाला, अब इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड। और चार्ज पार्टिकल भी देखो इधर ही जा रहा है, ऐसे घूम के इधर ही जाने की कोशिश करेगा। तो जैसे गैप के अंदर आएगा तो चार्ज पार्टिकल भी इधर ही जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, और इलेक्ट्रिक फोर्स भी इधर ही लगेगा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो चार्ज पार्टिकल जैसे ही गैप के अंदर आया, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ने इसकी स्पीड को बढ़ा दिया, तो स्पीड हो गई v3। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जितनी बार इस गैप के अंदर आएगा घूम घूम के, है ना, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमाने का काम करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी स्पीड बढ़ाने का काम करेगा। जैसे ही गैप के अंदर आता है चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का मारता है इसको कि आगे चल ज्यादा स्पीड से, है ना। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है, तो यहाँ पे आएगा तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, तो इधर फोर्स लगेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। ये आधा चक्कर पूरा करके यहाँ पे पहुंचेगा। अब ये क्योंकि पाथ की रेडियस भी कंटिन्यूसली बढ़ेगी स्पीड बढ़ने के साथ साथ, तो जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा ये t/2 टाइम कंप्लीट, वापस पोलैरिटी पहले वाली, ये प्लस ये माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इधर फोर्स लगा, अगेन स्पीड बढ़ गई। और आप क्या देख रहे हो कि हर आधे चक्कर के बाद में चार्ज पार्टिकल की स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। तो ये जब ये ऐसे स्पीड बढ़ेगी तो रेडियस भी बढ़ेगी, तो ऐसे ये घूमता रहेगा इन डीज के अंदर, और घूमते घूमते जब इसके पाथ की रेडियस, चार्ज पार्टिकल के पाथ की रेडियस लगभग डीज की रेडियस के बराबर हो जाती है, तो इस तरीके से इससे हम डिफ्लेक्ट करके इसको यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। ये इनको डिफ्लेक्शन प्लेट्स बोला जाता है। जैसे यहाँ पे डिफ्लेक्शन प्लेट लगी होती है, जिससे इसको आगे जाने से रोक के अपन इधर से सीधा निकाल लेंगे और यहाँ पे टारगेट होगा उसकी तरफ भेज देंगे। मतलब ये जितनी देर के लिए इसमें घूमता रहेगा, जितना बड़ा साइक्लोट्रॉन आप यूज करोगे उतना ही स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि उतनी ज्यादा बार ये घूमेगा, और घूमते टाइम पे हर बार ये जब गैप के अंदर आएगा तो स्पीड बढ़ती जाएगी। तो ये जो साइक्लोट्रॉन है, इसका नाम साइक्लोट्रॉन क्यों रखा वो समझ में आया क्या? क्योंकि ये साइकिल्स में घुमा रहा है चार्ज पार्टिकल को, सर्कुलर पाथ पे घुमा रहा है, और घुमाते घुमाते उसकी स्पीड बढ़ा रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो इसके ऊपर पूछा जाता है वो ये होता है कि साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताओ। तो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? तो टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल है उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो बताओ साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बना? QB/2πm, QB/2πm, ये है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। दूसरी चीज आपको पूछी जा सकती है कि जब चार्ज पार्टिकल इससे बाहर निकलेगा, डिवाइस से बाहर निकलेगा, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? तो आपको पता है जब ये घूमते घूमते इस डिवाइस से बाहर निकल रहा होगा तो इसके पाथ की रेडियस कितनी हो चुकी होगी? इन डीज की रेडियस के बराबर। तो डीज की रेडियस सपोज करो कैपिटल आर है ना, रेडियस ऑफ द डी कितनी है? रेडियस ऑफ द डीज ये मान लेते हैं आर। तो जब चार्ज पार्टिकल डीज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होगा तो आर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? ये वाला फॉर्मूला लगाओ, एम वी मैक्सिमम हो चुका होगा उस टाइम पे अपॉन क्यू बी। रेडियस किसके बराबर होता है? आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। मैंने वही फॉर्मूला लगाया, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख दिया, डीज की रेडियस के बराबर रेडियस हो चुकी होगी, वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी? मैक्सिमम। मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा, ये एज इट इज रखा है। तो बताओ वी मैक्सिमम क्या आ जाएगा? QBR/m आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम स्पीड आ गई चार्ज पार्टिकल की। और पूछे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो हाफ mv² वाला फॉर्मूला लगा के आप जो साइक्लोट्रॉन से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो साइक्लोट्रॉन से जब चार्ज पार्टिकल बाहर निकलेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv_max²। समझ में आया क्या? तो क्या समझा? साइक्लोट्रॉन क्या होता है? एक डिवाइस जो कि चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के काम आता है
है ना। छोटे चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए हम इस डिवाइस को यूज करेंगे। यहाँ पे हमने ग्रेविटी को नेग्लेक्ट किया है, ये ध्यान दो, यहाँ पे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट किया। क्यों? क्योंकि जो छोटे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और उन पर ग्रेविटी का जो इफेक्ट होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल सा होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम नेग्लेक्ट करके स्टडी करेंगे। तो चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करना होता है तो हम साइक्लोट्रॉन यूज करते हैं। इसको सर्कुलर एक्सेलरेटर बोला जाता है क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पे चार्ज पार्टिकल को घुमाता है। एक होता है लीनियर एक्सेलरेटर। लीनियर एक्सेलरेटर क्या होता है? जैसे यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, यहाँ पे एक प्रोटॉन को छोड़ा तो पॉजिटिव चार्ज से वो रिपेल होगा और नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भागेगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। या ऐसे बोल दो कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा वो प्रोटॉन के ऊपर फोर्स लगाएगा, उसकी स्पीड बढ़ाएगा। लेकिन जो लीनियर एक्सेलरेटर होते हैं उनकी साइज थोड़ी बड़ी होती है क्योंकि प्लेट्स को दूर दूर रखना पड़ेगा उनकी स्पीड बढ़ाने के लिए। अगर पास पास ही रखा तो इधर से चला, इतने में टकरा गया इधर, तो उसकी स्पीड बढ़ ही नहीं पाई ज़्यादा। तो लीनियर एक्सेलरेटर का साइज बड़ा होता है, ये थोड़ा छोटा होगा, है ना। ये डिवाइस थोड़ा छोटा होता है जिससे हम कम जगह में हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर पाते हैं, नहीं तो आपको साइज बढ़ानी पड़ेगी इसकी। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये डिवाइस यूज कहाँ होता है और इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है क्या, या हर जगह हमेशा यूज कर सकते हैं? तो ये जो डिवाइस है इसको यूज किया जाता है चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए। ये तो हमने समझ लिया, इससे छोटे चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन वगैरह, इनको एक्सेलरेट करने के लिए यूज करेंगे। तो इनको एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में यूज किया जाता है। मान लो मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें मुझे हाई एनर्जी वाले प्रोटॉन्स की जरूरत है, तो वो हाई एनर्जी आएगी कहाँ से उनमें? मान लो एक सोर्स है जिससे प्रोटॉन एमिट हो रहे हैं लेकिन वो स्पीड तो नहीं बढ़ा रहा है उनकी, तो स्पीड बढ़ाने के लिए हमको कोई दूसरा डिवाइस यूज करना पड़ेगा। ये वो डिवाइस होता है। एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में यूज करते हैं इसको, बाकी कोई डेली लाइफ में इसका यूज नहीं है ना। एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में यूज करते हैं इसको, प्रोटॉन को एक्सेलरेट करना। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनमें हमको चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करना पड़ता है। अच्छा, और जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो किसी न्यूक्लियस को तोड़ना है। अगर किसी न्यूक्लियस को तोड़ना है तो उसके ऊपर हाई एनर्जी वाले पार्टिकल से कोलिजन करवानी पड़ती है, टक्कर करवानी पड़ती है, तब वो टूट जाता है न्यूक्लियस। और जब भी कोई न्यूक्लियस टूटता है तो वो रेडिएशंस एमिट करता है, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स एमिट करेगा। उन रेडिएशंस को हम यूज करते हैं मेडिकल के अंदर, कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट के अंदर यूज करते हैं। तो अगर किसी न्यूक्लियस को तोड़ना है और रेडिएशंस प्रोड्यूस करने हैं तो उसके लिए हम हाई एनर्जी वाले जो चार्ज पार्टिकल्स से उसकी कोलिजन करवाएंगे, उसको इसी डिवाइस से प्रोड्यूस करेंगे, इसी डिवाइस से मतलब एक्सेलरेट करेंगे उसको। दूसरा यूज कि मान लो कोई न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट करवानी है। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि एक न्यूक्लियस किसी दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, मान लो उसको तोड़ना है। या कोई न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे सपोज करो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जिसमें हम यूरेनियम को तोड़ते हैं और उससे क्या होगा, एनर्जी मिलेगी, हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। तो उसको तोड़ना है तो वापस हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स की हमको जरूरत पड़ेगी, तो उस पर भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जहाँ पे हाई एनर्जी वाले, हाई काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल्स की जरूरत होती है, चार्ज पार्टिकल्स की, उसमें हम इसको यूज करते हैं। लिमिटेशंस क्या है इसकी? तो लिमिटेशंस ये है, एक तो ये अनचार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर पाता। क्या ये डिवाइस न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट कर सकता है? नहीं, न्यूट्रॉन पे चार्ज ही नहीं होता तो उसको एक्सेलरेट कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, क्या ये जो डिवाइस है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर सकता है? तो आप बोलोगे हाँ सर, इलेक्ट्रॉन को तो कर सकता है, लेकिन उसमें भी इलेक्ट्रॉन को भी नहीं कर पाता। ये इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है और इलेक्ट्रॉन का मास कम होने की वजह से जैसे ही ये गैप के अंदर आएगा, मान लो इस गैप के अंदर इलेक्ट्रॉन आ गया, मान लो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए आपने इसको यूज किया, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन घूम के इस गैप के अंदर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे मिनिमम भी ले लो, आप मिनिमम से मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, फिर भी इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है कि उस पर जैसे जैसे फोर्स लगेगा उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और स्पीड बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से स्पीड बढ़ने से क्या हुआ, पाथ की रेडियस भी बढ़ेगी। और पाथ की रेडियस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो इस डीज की रेडियस से काफ़ी बड़ी होती है। मान लो पाथ की रेडियस होगी इस रूम के बराबर, बहुत बड़ी है ना। अब ये डिवाइस होगा इतना सा, तो वो तो अंदर ही जाके टकरा जाएगा कहीं पे, इतने बड़ा उसको पाथ मिलेगा ही नहीं घूमने के लिए, है ना। इलेक्ट्रॉन को इतना बड़ा पाथ मिल ही नहीं रहा घूमने के लिए। मान लो ये ऐसे गया और ये जैसी स्पीड बढ़ी ये टकरा गया यहाँ पे जाके, क्योंकि इसको इतने बड़े पाथ पे घूमना था, तो ये घूम ही नहीं पाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम एक्सेलरेट नहीं कर पाते। किसको नहीं कर पाते? इलेक्ट्रॉन को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका मास कम है, रीजन ये है। और कम मास होने की वजह से थोड़ा सा भी फोर्स उसको बहुत स्पीड से एक्सेलरेट कर देता है, उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे पाथ की रेडियस बढ़ जाएगी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग v बढ़ेगा तो r बढ़ेगा, और r बढ़ने से हम ds को इतना बड़ा नहीं ले सकते
कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर पाए, साइज बहुत बड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है। और एक लिमिटेशन क्या बताइए आपको कि ये न्यूट्रॉन जैसे न्यूट्रल पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। बाकी आप आयंस को कर सकते हो, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आया ये? कोई डाउट यहाँ तक? चलो।